हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। हमारे चैनल के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम ग्लोबलाइजेशन, देखो ग्लोबलाइजेशन क्या कोई बता सकता है कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। कोई बता सकता है कौन से हैं? ग्लोबलाइजेशन में जो दो पॉइंट होते हैं उनमें से पहला पॉइंट है रैपिडली इंटीग्रेशन और दूसरा है इंटरकनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। मतलब अगर दो देशों में अगर ज्यादा कनेक्टिविटी रहती है और इसके अलावा दोनों देशों के बीच में अगर ज्यादा इंटीग्रेशन होता है तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण कह सकते हैं। और ये वैश्वीकरण करने का जो कार्य है वो ये एमएनसीज करते हैं, जिसे हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कहते हैं। देखो इससे पहले हमने देखा है कि इनके पास बहुत ही इनॉर्मस वेल्थ रहती है और ट्रिमेंडस पावर रहती है, और इन्हीं दो शक्तियों की वजह से पूरे देश में वो मार्केटिंग के जरिए स्मॉल ट्रेडर्स और डेवलपमेंट कर, ऐसा माना जाता है कि ये जो एमएनसीज है, जिस देश में ज्यादा उनको लोअर कॉस्ट लेबर्स मिलते हैं और वो भी स्किलफुल लेबर्स मिलते हैं, मतलब जिस कंट्रीज में या जिस लोकेशन पर वो ज्यादा से ज्यादा कुशल और कम प्राइस वाले वेजेस वाले लेबर अगर उनको मिलते हैं, ताकि प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कम खर्चा आना चाहिए, ऐसी सिचुएशन जहां उनको मिलती है वहां वो ट्रेडिंग करने का प्रयास करती है। ये हमने देखा, और यही रीजन से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो पूरे दुनिया में ये ऐसे लोकेशन सर्चिंग या फाइंडिंग करने का प्रयास करती है। और इस तरह से यही वजह से वो ज्यादा से ज्यादा दुनिया में अदर कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में वो प्रोडक्शन करने का प्रयास करते हैं। और आपको मालूम है कि ये जो एमएनसीज है वो वेरियस कंट्रीज में प्रोडक्शन तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर कौन से भी गुड्स का अगर वो प्रोडक्शन लेते हैं तो उसी प्रोडक्शन का वो प्रोडक्शन नहीं लेती, तो उसके अलावा कुछ वेरियस पार्ट्स रहते हैं, वेरियस प्रोडक्शन रहता है, इसका भी उस ट्रेडिंग में वो इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर अगर हम देखते हैं तो एक कंपनी ऐसी रहती है, वो फॉर एग्जाम्पल एक ही प्रोडक्शन लेने का प्रयास एक कंट्रीज में अगर करती है तो उसी कंट्रीज में वो वही प्रोडक्शन नहीं लेती, तो उसी कंट्रीज में वो उस प्रोडक्शन के जो साइड प्रोडक्शन रहता है जिसे उस प्रोडक्शन के पार्ट कहते हैं, उस प्रोडक्शन के पार्ट का भी प्रोडक्शन लेता है। और इसके अलावा उसी कंट्रीज में या उसी मार्केट में वो प्रोडक्शन नहीं बिकती तो अदर मार्केट का भी वो क्या करती है, इस्तेमाल करती है। और इसी को ही हम एमएनसीज के इसी कार्य को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इसी कार्य में दो देशों के मार्केट में इंटीग्रेशन होता है, और इस तरह से इसी मार्केट की वजह से दोनों देश जुड़े रहते हैं, और इसीलिए कनेक्टिविटी रहती है और दो देशों में इंटीग्रेशन होता है। एमएनसीज अगर पिछले 20 और 30 साल की अगर हम बात करते हैं या कंपेयर करते हैं तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां रहती हैं वो पूरे दुनिया में ऐसे लोकेशंस सर्च करने का प्रयास करती है जो विश्व भर में उनको ज्यादा से ज्यादा
अच्छी जगह मिलती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दिस कंट्रीज हैव बीन राइजिंग। और इस तरह से इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो रही है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। क्योंकि उसी एरिया में ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन लेने का प्रयास करते हैं, ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलता है, और जिस कंट्रीज में उनको प्रॉफिट मिलते हैं वही वो ट्रेड करने का प्रयास या प्रोडक्शन लेने का प्रयास करती है। और इसीलिए यहाँ पर बताया, ऐसे ही यहाँ बताया है कि वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन, मतलब उनके उत्पादन के लिए जहाँ सस्ते रीजन से या उत्पादन सस्ता किया जाता है, अगर खर्चा कम आता है तो वही उसी जगह पर वो प्रोडक्शन लेने का प्रयास करती है। और अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दिस कंट्रीज हैज बीन राइजिंग, यानी कि इन देशों में मतलब वो किस लोकेशन का वो डिसाइडेड करते हैं कि इस लोकेशन में यहाँ में ट्रेड करना है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उस जगह में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा ही वहाँ वृद्धि हो रही है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अगर उनको हम परमिशन देते हैं तो वो पूरी तरह से अपने शक्ति का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करने का प्रयास करते हैं, और इसी प्रयास से उस कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा देखने को मिलती है। वो भी हैज बीन राइजिंग रैपिडली, वो भी वृद्धि हो रही है, उसकी तेजी भी हमें ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है, ऐसा भी हमें दिखता है। और लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय एमएनसीज, और इस तरह से दुनिया का लगभग बड़ा क्षेत्र पर कंट्रोल या बड़ा क्षेत्र पर कहते हैं, या दुनिया में जिस जगह वो ट्रेडिंग करते हैं या मार्केटिंग करते हैं वो पूरा रीजन पर वो कंट्रोल करने का प्रयास भी करती है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल यहाँ पर दिया है, यहाँ पर बताया है द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स। फोर्ड नाम की एक मोटर्स कंपनी है, आपको शायद अच्छी तरह से मालूम होगा। और ये जो फोर्ड मोटर्स प्लांट है भारत में, मतलब द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड कार, यानी कि फोर्ड मोटर्स कार का जो कारखाना है यह हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बताया इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूस कार, मतलब हमारे देश में इससे पहले हमने देखा है कि हमारे देश में एम्बेसडर्स कार्स भी देखने को मिलती है, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन का स्वीकार नहीं किया था। लेकिन आज जो पूरी दुनिया में ज्यादा फेमस जो कार है उनमें से फोर्ड, इस कार का भी नाम लिया जाता है। और आज हमारे जो भारतीय लोग हैं ये ज्यादा से ज्यादा इस कार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हमें ऐसा देखने को मिलता है कि द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स, यानी कि फोर्ड मोटर्स का जो कारखाना है यहाँ हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन इंडिया नॉट ओनली produces car for the Indian market, मतलब ये फोर्ड का जो कारखाना है यहाँ पर जो प्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो यहाँ ही उत्पादन लेती नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि फोर्ड कार भारत में प्रोड्यूस की जाती है, तो फिर भारत में ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता होगा ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारत के अलावा अदर कंट्रीज में भी प्रोडक्शन लेती है। भारत के मार्केट के अलावा अदर कंट्रीज के मार्केट में भी
वो क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग करते हैं, यही यहाँ पर बताया है। देखो, इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूस कार फॉर द इंडियन मार्केट, इस तरह से यहाँ हमें बताया है कि ये जो फोर्ड नाम की मोटर जो कंपनीज है, ये सिर्फ भारत में ही प्रोडक्शन लेने का प्रयास नहीं करती, ये हमें ऐसा दिखता है। और इसके अलावा इट आल्सो एक्सपोर्ट कार टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग अराउंड द वर्ल्ड। मतलब यहाँ में ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो फोर्ड नाम की जो कंपनीज है कार्स की, ये भारत में प्रोडक्शन करती है, लेकिन भारत में ही करती है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि भारत के अलावा अदर कंट्रीज में भी वो प्रोडक्शन कर, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उस अन्य जिसे डेवलपमेंट विकसनशील देश कहा जाता है, उसी हर एक देश में, मतलब एक ही देश में नहीं तो अलग अलग देशों में भी वो व्यापार या मैन्युफैक्चरिंग का प्रयास करती है। इसके अलावा भारत के मार्केट का ही वो इस्तेमाल नहीं करती, तो अदर विश्व भर में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का वो इस्तेमाल करती है यानी एक्सपोर्ट। इसके अलावा वो विश्व भर के मार्केट में अपने जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट करने का जो प्रयास करती है। इसके अलावा सिर्फ कार का नहीं तो कार का ही नहीं तो कार के जिसे हम कंपोनेंट कहते हैं, जिसे कार के पार्ट कहते हैं, और कार के उत्पादन के अलावा ऐसा हम सोचते हैं कि ये कार का उत्पादन लेती है, लेकिन उसमें ऐसा कहेंगे तो उस प्रोडक्शन का जो वर्किंग रहता है इसमें कुछ लिमिटेशन हम करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा कार के उत्पादन के अलावा कार के जो पार्ट रहते हैं उसके भी वो प्रोडक्शन लेने का प्रयास करते हैं। मतलब देखो कितने वैरायटीज, मतलब उनका कार्य कितना व्यापक रहता है, ये भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर पहला है प्रोडक्शन के पार्ट, डेवलपिंग कंट्रीज वहाँ की मार्केट, और इसके अलावा अदर कंट्रीज और वहाँ के मार्केट। इस तरह से उनकी जो कार्य है जिसे हम एक्टिविटीज कह सकते हैं, इसकी एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा विस्तारित होती रहती है। और यहाँ पर बताया है लिंक वाइज, और इसी प्रकार एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व substantial trade in goods and also services। मतलब ये जो बहुराष्ट्रीय यानी कि जो कंपनियां हैं, इस कंपनी का जो प्रोडक्शन रहता है, इसके जो एक्टिविटी रहती है उसकी एक्टिविटी, मतलब यह बताया है कि एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड आल्सो सर्विसेज, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो एक्टिविटीज रहती है उसकी एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड एंड आल्सो सर्विसेज, यानी कि बड़े बड़े जो वस्तुएं या उनकी सर्विसेज रहती है वो ज्यादा मतलब बड़े पैमाने पर वो ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज देने का प्रयास करती है, और गुड्स यानी कि वस्तुओं भी ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन करने का प्रयास करती है। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। मतलब यहाँ में ऐसा देखने को मिलता है कि अधिक से अधिक अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो व्यापार बढ़ता है, और इस तरह से मतलब ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी निवेश जिसे गुंतवणूक कहते हैं, अगर विदेशी गुंतवणूक ज्यादा रहती है तो उनकी वजह से
ट्रेड बढ़ता है। और ये तरह से यहां पर बताया है कि हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन, व्यापार तो बढ़ता ही है, लेकिन इसके अलावा मार्केट में या दो कंट्रीज में एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन भी हमें देखने को मिलता है। वो भी है एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज, मतलब उन देशों के बाहर, मतलब एक देशों के अलावा 2-3 कंट्रीज में अगर वो ट्रेडिंग करती है तो उसी सब कंट्रीज में वो इंटीग्रेशन करने का प्रयास करती है या होता है, या मार्केट भी अगर 2-3 कंट्रीज का रहता है तो उसमें भी वो इंटीग्रेशन करने का प्रयास होता है। और ये भी हमने पहले, इसी को ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं ये बताया है, यहाँ पर बताए देखो, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन ज्यादा से तीव्र गति से जो एकीकरण किया होता है उसे कहा जाता है, या इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, अगर देशों में अगर ज्यादा से ज्यादा इंटरकनेक्शन होता है या परस्पर संबंध निर्माण होते हैं तो उसी को ही, मतलब 2 पॉइंट ग्लोबलाइजेशन का, इंटीग्रेशन और दूसरा है इंटरकनेक्शन। इन 2 पॉइंट की वजह से ग्लोबलाइजेशन किसे कहा जाता है यह हमें समझ में आता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बताया है MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, मतलब जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस रहती है वो ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, या ग्लोबलाइजेशन जब होता है तो उसमें MNCs का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। यानी कि ऐसा नहीं कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन अगर होता है तो इसी कंपनी के जरिए होता है। हमें मालूम है कि अगर हमारे देश में अगर हमने 1991 में ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार नहीं किया होता, आपको शायद उस 1991 में भारत में किस तरह से जो इकोनॉमिकली कंडीशन कितनी पुअर हो गई थी ये भी हमें मालूम है। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त भारत की जो, जिसे हम ट्रेजरी कहते हैं, भारत गवर्नमेंट की जो तिजोरी जिसे हम कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर हम भारत में अदर कंट्री से कुछ भी गुड्स का इंपोर्टेड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ $200 ही बचे थे। देखो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी नीड हमारे रहती है, आवश्यकताएं हमारे रहती है, जरूरतें हमारे रहती है, और हमारे पास सिर्फ $200 बाकी बचे हुए थे। और फिर कहा गया था, तो ऐसा माना जाता है कि उस वक्त हमारी जरूरतें पूरे करने के लिए हमारा देश के तिजोरी में जितने भी सोना, जो भी सोना चांदी रहता है वो हमने लोन पर रखे थे। ऐसी सिचुएशन को बाहर निकलने के लिए हमारे जो बहुत ही इकोनॉमिस्ट जो माने जाते हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस वक्त जो VP सिंह सरकार था और उन्होंने, ये जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरी तरह से इस इकोनॉमी से भारत को बाहर निकलने का पूरा अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया था। और आज भी आपको शायद मालूम होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी इकोनॉमिक्स है उनमें से एक मनमोहन सिंह को माना है। कितना भी होशियार क्यों न हो, वो अगर ऐसा डिसीजन लेता है जो हमें मालूम नहीं रहता है तो हम उसी डिसीजन को क्रॉस करने का प्रयास करते हैं जो उस वक्त मनमोहन सिंह के बारे में हमें दिखाई देता है। आज हमारे देश में इतना डेवलपमेंट हुआ है, आज हर एक क्षेत्र में अच्छी तरह से हमने डेवलपमेंट किया है। उसका एक ही रीजन माना जाता है, वो है ग्लोबलाइजेशन का जो हमने स्वीकारने का जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन। और इसीलिए आज का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें मनमोहन सिंह का योगदान माना ही जाता है।
और जिस तरह ग्लोबलाइजेशन होने के लिए एमएनसीज का इम्पोर्टेंट रोल हमें दिखाई देता है, उसी तरह से हमारे देश का आर्थिक विकास जहाँ हमें देखने को मिलता है, उसकी शुरुआत हमारे जो उस वक्त वो अर्थमंत्री थे, लेकिन बाद में आपको शायद मालूम होगा कि 2005 टू 2014 तक वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। और इस तरह से यहाँ पर बताया है मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, मोर एंड मोर गुड एंड सर्विसेज मतलब अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं से इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। अगर अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं का अगर हम विभिन्न देशों के बीच अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं या टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं, तो हमारा जो देश में जो ग्लोबलाइजेशन है या डेवलपमेंट है, ये होने का प्रयास करता है या होता है। मोस्ट region of the world are in closer contact with each other than a few decades back। मतलब देखो, अगर लास्ट के कुछ दशक या कुछ साल अगर हम कंपेयर करने का प्रयास करते हैं, तो उस साल में जो मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अधिकांश भाग या जिसे हम क्षेत्र भी कह सकते हैं, आर क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मतलब ये दोनों ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से ज्यादा ही नजदीक आने के प्रयास में नजदीक आ गए हैं। उसका रीजन है ग्लोबलाइजेशन। अगर नहीं होता तो ये देश ज्यादा नजदीक नहीं आते थे, उनके बीच में जो इंटर कनेक्शन हम कह सकते हैं वो नहीं निर्माण हो सकता था। और इसी तरह से बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, देखो, बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर आर वन मोर वे इन व्हिच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। देखो, एक दूसरे देश को कनेक्टेड रहने के और कुछ वे यहाँ पर बताए गए हैं। इन्हीं मार्गों से दुनिया के देश आज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और वो यहाँ पर बताए हैं गुड सर्विसेज, यानी कि जो वस्तुएं रहे या वस्तुएं या सेवाएं कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश हम कह सकते हैं, या जिसे गुंतवणूक भी कहा जाता है, और टेक्नोलॉजी यानी कि जिसे हम तंत्रज्ञान भी कह सकते हैं या प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं कौन सा, फैक्टर्स दैट अनेबल ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन होने के लिए किन घटकों कारणीभूत रहते हैं, उनमें से इनका ही नाम आता है, और इसकी इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। देखो, देयर इज वन मोर वे इन व्हिच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। मतलब इसके अलावा विभिन्न देशों के आसपास जोड़ने का ये माध्यम किस तरह से बनता है, ये भी हमें मालूम है। दिस स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, और इसी माध्यम से विभिन्न देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा हमें मूवमेंट नजर आ रही है, यानी कि आदान प्रदान होते जा रहा है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो हमारे लोगों में या कंट्रीज में इस तरह से आदान प्रदान नहीं होता था। और टेक्नोलॉजी की किस तरह से टाइप्स है, ये भी हमें आगे देखना है। People usually move from one country to another in search of better income। हमें मालूम है कि लोग एक देश से दूसरे देश में, यानी कि वन कंट्री से अनदर कंट्रीज में मूवमेंट क्यों करते हैं,
या स्थलांतर क्यों करते हैं यह भी हमें मालूम है। शायद इससे पहले हमने टूरिज्म ये टॉपिक देखा है, टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म में हमने टूरिज्म के टाइप्स देखे हैं, पर्यटन के प्रकार देखे हैं। उसमें हमने देखा था कि जर्नी यानी कि टूरिज्म क्यों किया जाता है, उसमें हमने कुछ रीजन देखे थे। उनमें से एक है एजुकेशन। एजुकेशन अगर रहता है तो हायर एजुकेशन लेने के लिए हम हमारे कंट्री से अदर कंट्रीज में जाते हैं। ट्रेडिंग रहता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हमारे कंट्री से बाहर के कंट्रीज में जाना पड़ता है। कुछ बिजनेस रहता है और ऐसे कुछ, इसके अलावा कुछ अदर में कुछ फैक्टर्स हमें देखे हैं, लेकिन वो शायद हमें याद आता है। और यहाँ बताया है कि पीपल यूजुअली मूव टू वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। इसके अलावा यहाँ पर बताया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा इनकम बढ़ना चाहिए। इनकम जहाँ अच्छा मिलता है वहां वो जाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज में, लेकिन अगर हम कंट्री साइड की अगर हम बात करते हैं तो वहां से सिटीज, टाउन सिटीज में ज्यादा वो लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करने का प्रयास करते हैं। अगर जो हायर एजुकेशन लोग रहते हैं वो एक कंट्री से अदर कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया बेटर जॉब, अच्छी जो नौकरी रहती है जहां हम रोजगार कह सकते हैं, मतलब एजुकेशन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इनकी वजह से लोग एक देशों से दूसरे देशों में जा रहे हैं। और बेटर एजुकेशन ये हमने देखा। इस तरह से कुछ रीजंस रहते हैं, इन रीजन की वजह से हमारा एक देशों का दूसरे देशों से हम कनेक्ट या जुड़े रहते हैं। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, अगर लास्ट के अगर हम कुछ दशक यानी कुछ साल की अगर हम बात करते हैं तो however there has not been much increase। देखो यहाँ पर क्या बताया है कि अगर पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करते हैं या कुछ साल की अगर हम बात करते हैं तो there has not been much increase the movement of people between countries due to various restrictions। यानी कि अगर हम restrictions यानी कि प्रतिबंध, ऐसा माना जाता है कि इससे पहले हमने देखा है कि ये में सिर्फ उसी रीजन्स में लोकलाइजेशन या इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने का प्रयास करता है जहां उस देश के गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके लिए अच्छी रहती है। अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज अगर यहाँ पर अच्छी नहीं रहती है, अगर वो रिस्ट्रिक्शन वहां हमें कुछ दिखाई देता है, तो पिछले कुछ साल से हमें यही नजर आता है कि इसी वजह से हमारा देश मतलब इंक्रीज इन द मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट है यानी कि आना जाना है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, यानी कि उसमें वृद्धि नहीं हुई है। इसका रीजन ये की है वो है वेरियस रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो प्रतिबंधक अनेक प्रतिबंधक जिसे हम निर्बंध कह सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट ने निर्बंध बहुत लगाए हैं, इसीलिए कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।